नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। विधानसभा में बजट सत्र के पहले दिन जहां राज्यपाल ने अभिभाषण पढ़ा, वहीं इस दौरान विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा। वहीं राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा कि यह उत्तराखंड के लिए एक विशेष दिन है। उन्होंने कहा कि और केंद्र की मोदी सरकार प्रदेश की धामी सरकार जिस तरह से मिलकर काम कर रही है, उससे उत्तराखंड आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी राज्यपाल के अभिभाषण को विशेष बताया। पंचम विधानसभा सत्र 2023 और उसका प्रथम सत्र और उसका शुभारंभ और राज्यपाल का भी भाषण मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य का दिन है। और सच कहूं तो गार्डसन आने से एक अलग ही खुशी हुई है, क्योंकि जो पर्वत में मजा है वो कहीं मजा नहीं है। जब आप विधानसभा की बिल्डिंग के सेंटर में जाते हैं तो जिस भव्यता से ये बनाई गई है, जिस विशालता से बनाई गई है, गर्व होता है कि हमारे उत्तराखंड की जो बिल्डिंग है, जो स्ट्रक्चर है, इस प्रकार से बनाए गए हैं। जब आप विधानसभा के बाहर खड़े होते हैं और चारों तरफ देखते हैं तो एक उत्तराखंडी होने का, उत्तराखंड का एक गर्व सा फील होता है कि कितना सुंदर है मेरा उत्तराखंड। और सच कहूं कि आज के जो अभिभाषण में अपने आप में जो एक गर्व सा महसूस हुआ कि हमारी सरकार हमारे राष्ट्र के लिए, हमारे प्रदेश के लिए और जनहित में क्या क्या कर रही है। तो एक तरफ राज्यपाल गुरमीत सिंह अभिभाषण पढ़ रहे थे, तो दूसरी तरफ विपक्ष सदन के अंदर ही उस समय हंगामा कर रहा था। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि यह सही नहीं है, विपक्ष को इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। देखिए, ये जो अभिभाषण है महामहिम राज्यपाल जी का, ये संकल्प है नए उत्तराखंड का। ये संकल्प है उत्तराखंड की उन्नति का, संकल्प है उत्तराखंड की गति का, संकल्प है उत्तराखंड की प्रगति का। और इस अभिभाषण में एक ठोस बुनियादी चीजों की एक झलक दिखाई देती है और विस्तार रूप से सरकार सभी वर्गों को, सभी विभागों को साथ में लेकर हम जो माननीय प्रधानमंत्री जी की कल्पना है कि ये 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, उसके अनुरूप महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण है और सभी को इसमें सहयोग करना चाहिए। और नए उत्तराखंड के संकल्प में सभी की भागीदारी, सभी की सहभागिता, सभी का सहयोग और सभी का समर्थन चाहिए। हम समझते हैं कि ये अभिभाषण पूर्ण रूप से हमको 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा और 2025 में जब राज्य 25 साल का होगा तो उस समय हम हिंदुस्तान के अग्रणी राज्यों में होंगे, जिसमें आज भी हम कई सारे क्षेत्रों में हम आगे बढ़ रहे हैं। खबरों में आगे बढ़ेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने राज्यपाल के अभिभाषण को प्रदेश सरकार का विजन बताया। उनके अनुसार प्रदेश की धामी सरकार विकास कार्यों को लगातार बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने जिस तरह से सदन के अंदर गवर्नर के साथ बर्ताव किया वो नाकाबिले बर्दाश्त है। बीजेपी के वरिष्ठ विधायक ने कहा कि धामी सरकार लगातार विकास कार्यों को आगे बढ़ा रही है और आगामी बजट सरकार के विजन को साफ दिखा देगा। सिस्टम है उसको स्ट्रेंथन किया जा सके, इस प्रकार से ये महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण सरकार को उत्तराखंड की तरक्की के लिए एक दूरगामी विजन और रिजॉल्व को दर्शाता है। और इसे उत्तराखंड का, जैसे मैंने कहा, 5-6 साल वर्षों में जो मजबूत न्यू भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा की गई है, आज धामी सरकार बहुत मजबूती के साथ और उसको और इंटेंसिफाई करके
उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जैसे मैंने कहा, ये उत्तराखंड की दिशा और दशा बदलने में एक गेम चेंजर साबित होगा, ये मैं कहना चाहता हूं। तो गैरसैंण में राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र शुरू हुआ। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के साथ विधानसभा सत्र की कार्यवाही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी और विधायकों ने हिस्सा लिया। वहीं अभिभाषण को लेकर कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण में राज्य के विकास का रोड मैप दिखाई दे रहा है, जिस पर चलकर उत्तराखंड विकसित राज्यों में शुमार होगा। वहीं विपक्ष के प्रदर्शन को लेकर रेखा आर्य ने कहा कि उसका विरोध प्रदर्शन गलत है। धामी सरकार राज्य के विकास और युवाओं के हित के लिए तत्परता के साथ कार्य कर रही है। वहीं ऐतिहासिक निर्णय लेकर राज्य को विकास के पथ पर आगे बढ़ा रही है। देखिए, आज मैं समझती हूँ कि गैरसैंण जो कि हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, और आज इस ग्रीष्मकालीन राजधानी में अपना बजट सत्र 2023-24 का आज राज्यपाल महोदय के माध्यम से, उसका अभिभाषण के माध्यम से सदन के समक्ष आया। निश्चित रूप से इस अभिभाषण से किस प्रकार से राज्य सरकार ने काम किया है और किस प्रकार से राज्य सरकार आगे प्रदेश को ले जाना चाहती है, वह विजन उसमें हम सबको दिखाई पड़ता है। मैं इस बात को बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण मानती हूँ कि राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान में कांग्रेस के सम्मानित विधायकगण काफ़ी कुछ ऐसे विषयों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, जिसपे कि मैं समझती हूँ कि तत्समय हमारी सरकार ने बहुत निर्णायक निर्णय लिए हैं। और मुझे लगता है कि केवल अपनी राजनीति चमकाने के लिए या चर्चाओं में बने रहने के लिए और विषय से भटकने के लिए इस प्रकार का विरोध किया गया, मैं मानती हूँ कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। तो विधानसभा सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा। इस दौरान विपक्ष ने जमकर हंगामा किया। इन सभी मुद्दों पर हमारे संवाददाता ने स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत से खास बातचीत की। बजट सत्र को लेकर सरकार पूरी तरह से तैयार है। कैबिनेट मंत्री हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपकी तैयारी कैसी है अगर बजट सत्र की बात करें? देखिए, सत्र में एक बहुत अच्छा ये रहता है कि विधायक अपने क्षेत्रों की समस्या उठाते हैं, सरकार उसका जवाब देती है, और मैं कह सकता हूं कि ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छी बात है और हमारी पूरी तैयारी है। हम एक एक सवाल का जो है जवाब देंगे, और मैं ये कह सकता हूं कि ये जो गैरसैंण का बजट सत्र है, ये इस बार उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छा हो। नेता प्रतिपक्ष जी कह रहे हैं कि जो मंत्री हैं वो होमवर्क करके नहीं आते, लगातार ये बात करते हैं वो, आप क्या कहेंगे? देखिए, कम से कम मेरे विभागों को तो ऐसा नहीं है, और मैं बहुत होमवर्क करता हूँ, हर सवाल का जवाब देता हूँ। और फिर मैं कह रहा हूँ कि अगर किसी भी विधायक को कोई दिक्कत है तो सीधे हमसे बात कर सकते हैं। एक आखिरी सवाल ये सर कि क्या बजट सत्र जितने दिन निर्धारित हुआ है वो चलने वाला है? क्योंकि अगर कहें तो देखा जाता है अमूमन की पूरा देखिए, हम तो ये चाह रहे हैं कि जितने दिन के लिए तय हुआ वो चलना चाहिए, और ये अच्छी भी लोकतंत्र में अच्छी वो रहते हैं कि भाई जितने दिन के लिए बजट सत्र है वो पूरा चलना चाहिए। जी, कैबिनेट मंत्री धन सिंह रावत जी, जिन्होंने कहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, हर सवाल का जवाब देने के लिए भी हम पूरी तरह से तैयार हैं। मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में योगेश सेमवाल, गैरसैंण। तो गैरसैंण में आयोजित बजट सत्र के दौरान प्रदेश भर से कांग्रेस कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा के नेतृत्व में विधानसभा कूच करने के लिए पहुंचे, लेकिन जंगल चट्टी में बैरिकेडिंग पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। कांग्रेसियों ने कहा कि धामी सरकार हर मोर्चे पर फेल है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में अभी तक अपराधियों को सरकार ने सजा नहीं दी है। लगातार पेपर लीक और भर्ती घोटाले हो रहे हैं। महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है, लेकिन सरकार पुलिस के आगे करके अपनी सारी जितनी भी खामियां हैं उनको छुपाने की कोशिश कर रही है। महारा ने कहा कि कांग्रेस जनता के मुद्दों को लेकर विधानसभा पहुंचेगी और उसका पुरजोर विरोध करेगी। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदयाल, विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल के साथ ही कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद रहे। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मॉर्निंग वॉक के लिए निकले। वहीं उन्होंने सुबह सुबह आम जनता से मुलाकात की। उनके साथ उनके मुख्य सचिव भी मौजूद रहे।
देश की अर्थव्यवस्था डूब रही है। वो रानीखेत क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अडानी के हाथों राष्ट्रीय संपत्तियों की खरीद फरोख्त की जा रही है। वहीं LIC का लगभग 73,000 करोड़ रुपया डूब चुका है। इसमें अभी तक कोई रोक नहीं लगाई जा रही है। ये आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। महारा ने कहा कि सभी बैंक खतरे में आते जा रहे हैं। डॉलर की अपेक्षा रुपये की कीमत घटती जा रही है। वहीं उन्होंने कहा कि अंकिता भंडारी मर्डर केस में जिस तरह सफेद पोश VIP को बचाया जा रहा है, उसका हम विरोध कर रहे हैं। प्रदेश में लगातार बढ़ते भर्ती घोटाले, पुलिस भर्ती घोटाला, सचिवालय भर्ती घोटाला, पटवारी का पेपर लीक आदि हो रहा है। वहीं इसके बाद कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता की परीक्षा निरस्त कर दी गई। करण महारा ने कहा कि सरकार के 2 गोपन के अधिकारी पकड़े गए। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी का मंडल अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष हाकम सिंह पकड़ा गया। उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी सरकार भू माफिया और खनन माफियाओं और अपराधियों के साथ खड़ी है। इस प्रदेश में अभी एक अजीब सा माहौल चल रहा है। उधर हरिद्वार में कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से 20 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई है। उत्तरी हरिद्वार के एक सीमेंट कारोबारी को फोन पर 20 लाख ना देने पर हत्या करने की धमकी दी गई है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। CIU की टीम फोन नंबर को ट्रेस करने में जुटी हुई है। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम पर पुलिस अधिकारी ज्यादा बोलने से बच रहे हैं। आपको बता दें कि पंजाब में सक्रिय लॉरेंस बिश्नोई गैंग पंजाब में सक्रिय है और हत्या, फिरौती, किडनैपिंग जैसी वारदातों को अंजाम देता रहता है। फरवरी महीने में भी हरिद्वार जेल में बंद सुनील राठी ने प्रॉपर्टी डीलर से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी। मामले में पुलिस ने सुनील राठी के एक गुर्गे को गिरफ्तार किया था। उधर रेप पीड़िता महिला के मुकदमे के कई दिन गुजर जाने के बाद भी पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पाई, जिसके बाद पीड़ित युवती पर उस समय तेजाब फेंकने का मामला सामने आने के बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। मामला मंगलौर कोतवाली के मोहल्ला पठानपुर से जुड़ा हुआ है, जहां 25 फरवरी को एक युवती ने कोतवाली मंगलौर में मुकदमा दर्ज कराया था कि उसी के पड़ोस का एक युवक पिछले 9 साल से उसके साथ अवैध संबंध बना रहा था और लगातार उसे शादी का झांसा देता आ रहा था, पर बाद में उसने उससे शादी से इनकार कर दिया। पुलिस में शिकायत दर्ज कराने के बाद भी पुलिस आरोपी को गिरफ्तार करने में नाकाम रही। अचानक एक बार फिर पूरा मामला जब गर्मा गया, जब पीड़ित युवती ने आरोप लगाया कि जब वो दवाई लेने के लिए जा रही थी तो आरोपी युवक ने उसके ऊपर तेजाब फेंकने की कोशिश की, उसे जलाने की कोशिश की। पीड़ित युवती ने बताया कि पुलिस उन्हें बार बार परेशान कर रही है, जबकि पुलिस ने अभी तक आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है, जिसके बाद मंगलौर पुलिस एक बार फिर से हरकत में आ गई है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। उधर हल्द्वानी पुलिस ने युवक के साथ हुई मारपीट का खुलासा करते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। शिकायतकर्ता का आरोप है कि 3 युवकों ने उसके साथ मारपीट की और मोबाइल लेकर भाग गए। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। CO भूपेंद्र सिंह धोनी ने बताया कि विराट कपकोटी, अभय ढेला और आराध्य रावत को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटे गए मोबाइल को भी बरामद किया। देहरादून जनपद के विभिन्न थानों के पुलिस कर्मियों को लापरवाही बरतना महंगा पड़ा है। अवैध खनन पर लापरवाही बरतने पर देहरादून SSP दिलीप सिंह कुंवर ने 10 पुलिसकर्मियों पर गाज गिराई है, जिसमें 2 पुलिसकर्मी ऐसे हैं जिनकी शिकायत पिछले कई वर्षों से SSP को मिल रही थी, उन्हें सस्पेंड किया गया है। वहीं 8 पुलिसकर्मियों को SSP दिलीप सिंह कुंवर ने लाइन हासिल किया है। देहरादून पुलिस कप्तान के इस कदम से पूरे प्रशासन में खलबली मच गई है। वहीं इस मामले पर SSP ने कहा कि खनन माफियाओं पर पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। वहीं उन्होंने कहा कि किसी भी अवैध खनन करने वाले को बख्शा नहीं जाएगा।
है खंजन लाल यातायात, इसकी भी एक शिकायत आई थी, और दूसरा एक कांस्टेबल अजय बिष्ट है, एक पुलिस लाइन में है। तो इन दोनों की जो है वो लापरवाही अनुशासनहीनता की शिकायत आई थी, तो उन दोनों को सस्पेंड कर दिया मैंने, और बाकी जो 8 कांस्टेबल हैं इनको लाइन हाजिर किया है। थानेदारों को भी जवाब मिल जाएगी, चौकी थाने की भी जवाब। ऐसा है कि देखिए, खनन को लेकर के उत्तराखंड शासन का और हम सब लोगों का एक जीरो टॉलरेंस है। इसमें किसी प्रकार का कोई अवैध खनन, अनावश्यक जो ओवरलोडिंग है, उसके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। रानीखेत में विदेशी शराब की दुकान पर औचक निरीक्षण कर एक्सपायर्ड विदेशी मदिरा जब्त की गई है। आबकारी अधिकारी बलजीत सिंह ने शिकायत पर सामान्य विदेशी शराब की दुकान का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान बड़ी मात्रा में एक्सपायर्ड बियर बरामद की गई, जिसे मौके से जब्त किया गया। आबकारी अधिकारी बलजीत सिंह ने बताया कि यह दुकान सतीश चंद्र की है। इस दुकान से जो भी माल जब्त किया गया, उन सभी माल की उत्पादन तिथि 4 जुलाई 2022 और समाप्त की तिथि 31 दिसंबर 2022 थी, जो कि एक्सपायर हो चुकी हैं। दुकान मालिक के विरुद्ध आबकारी नीति के तहत कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को लिखा गया है और उक्त बियर ब्रांड के माल को सील कर आबकारी आयुक्त कार्यालय में स्थित प्रयोगशाला में भेजा जाएगा। कोरोना वायरस के बाद अब इन्फ्लुएंजा वायरस लोगों की परेशानियों को बढ़ाने का काम कर सकता है। दून अस्पताल भी इस वायरस की रोकथाम के लिए अपनी पूरी तैयारी कर चुका है। कई ऐसे मरीज दून अस्पताल पहुंच रहे हैं जिनके लक्षण H3N2 वायरस से मेल खाते हैं। हालांकि अब तक किसी ऐसे मरीज की पुष्टि नहीं हुई है जिन्हें इन्फ्लुएंजा वायरस का संक्रमण है। दून मेडिकल कॉलेज के चिकित्सा अधीक्षक धनंजय डोभाल का कहना है कि अस्पताल में इस वायरस के इलाज की किट मौजूद है। वहीं खास इसी वायरस के लिए 10 बेड का एक आइसोलेशन बोर्ड भी तैयार किया जा चुका है। यदि इस वायरस के मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिलता है तो आइसोलेशन वार्ड को और भी बड़ा किया जा सकता है। डॉक्टरों के मुताबिक इस वायरस के लक्षण काफी हद तक कोरोना और फ्लू के लक्षणों से मेल खाते हैं, जिससे ये पता लगाना बेहद मुश्किल है कि किसे इस वायरस का संक्रमण है और किसे नहीं। विधानसभा सत्र का पहला दिन समाप्त हो गया। सत्र के पहले दिन जहां राज्यपाल का अभिभाषण हुआ तो वहीं विपक्ष ने भी जमकर हंगामा किया। वहीं पहले दिन के सत्र के बाद हमारे संवाददाता ने वित्त मंत्री प्रेमचंद्र अग्रवाल से खास बातचीत की। बजट सत्र का आज पहला दिन था और काफी हंगामेदार सत्र रहा। अगर बात करें तो विपक्ष ने बाहर भी हंगामा किया और सदन के अंदर भी हंगामा किया। वित्त मंत्री हमारे साथ हैं, उन्हीं से जानते हैं सर किस तरह से पूरे आपने इसको देखा है, क्योंकि आप नजदीक से ये सब चीजें देखते हैं, तो कैसा लगा आप लोगों को कि अंदर भी और बाहर भी दोनों तरफ हंगामा? देखिए, कांग्रेस के पास आज कोई मुद्दा नहीं है। एक कोई ठोस मुद्दे पे बात करें तो समझ में आता है। आप अपने प्रेजेंस दिखाने के लिए बाहर और अंदर इसलिए हल्ला करें कि आपको प्रेजेंस मिले, तो मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब माननीय राज्यपाल जी का अभिभाषण, आज तक की परंपरा रही है कि हमने उसको बड़े शांतिपूर्ण सुना है और हमने कभी नारेबाजी इस प्रकार से अभिभाषण के दौरान मैंने कहा ना कि हम भी विपक्ष में रहे हैं, कभी नहीं की, और ये परंपरा भी उत्तराखंड की नहीं है। ऐसे में सदन की मर्यादा और अपनी परंपराओं को हमें पालन करना चाहिए। और जब वो बोल रहे थे, मुझे याद है कल कार्यमंत्रणा समिति से पहले दलीय बैठक हुई, तो उसमें नेता प्रतिपक्ष जी को हमारी माननीय अध्यक्षा जी द्वारा कहा गया कि आप पोस्टर वोस्टर मत लहराना, लेकिन वो परंपरा आपने फिर निभाई, यानी कि फिर पुनरावृत्ति की। और उसमें भी आपत्तिजनक क्या था कि उन्होंने बोला कि राज्यपाल गो बैक। क्या ये परंपरा है? क्या ये हमारे सदन के मर्यादा के अनुरूप है? मैं समझता हूँ ऐसा नहीं है। इनको जो वरिष्ठ हैं, बहुत मंत्री रह चुके, दायित्व पर रहे, उनको कम से कम हमारे सदन की इस मर्यादा का पालन करना चाहिए। कैबिनेट बैठक हुई और 2 बहुत बड़े फैसले हुए। एक तो आपकी विधायक निधि को लेकर, लंबे समय से विधायक मांग कर रहे आरक्षण को लेकर, इन दोनों फैसलों को किस तरह से देखते हैं? आप मौजूद है कैबिनेट बैठक में? फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।